प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर श्रीकांत व्यास आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ अगली क्लास में। पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था, जल्दी से एक बार आप रिकॉल करिए। देखिए, हमने स्टार्ट किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो हमने पढ़ा उसमें कौन कौन से टॉपिक हमने ले लिए थे। हमने दो इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन सीख ली थी, एक एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होता है और एक फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है। तो आप लोग भी उस वीडियो को ज़रूर एक बार रिवाइज कर ले इस वीडियो को देखने से पहले। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ हमेशा वाली बात कि पूरा वीडियो देखें, लगातार देखें और पर डे देखें। हर 2 या 3 दिन से मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा ताकि आपको उतना समय मिल जाए कि आप उसको अच्छे तरीके से देख पाएँ, उसको अच्छे तरीके से जो उसमें याद करने वाली चीज़ें हैं वो याद कर पाएँ। इसके क्वेश्चंस भी हम स्टार्ट करेंगे जब रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम उसके बाद में उसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। अगर आप ईमानदारी से इस क्लास से जुड़ेंगे तो आप निश्चित रूप से पाएंगे कि इस क्लास से आप सवाल करना भी स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं काफ़ी बच्चे, तो वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसका रिप्लाई भी कर दूंगा, और मैं भी उनमें क्वेश्चंस आपसे पूछता रहूँगा इस वीडियो के अंतर्गत जो बातें हमने सीखी हैं उससे रिलेटेड। तो इस प्रकार से हम अपनी पढ़ाई आज की फिर से स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पार्ट होगा उसमें हम जो पीछे पढ़ा उससे आगे बढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी चीज़ें होंगी वो अभी हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। साथ ही आप सभी का जो सहयोग है, जो आप लोगों का विश्वास है वो भी बहुत अच्छा रहा। वीडियो पिछला जो था वो बहुत लोगों ने देखा है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी लगातार देखें। और अपने साथ इस वीडियो सीरीज़ में देखो, बहुत सारे लोगों का मेरे पास सजेशन था कि भाई आप इसको कैसे मैनेज करोगे, आप कोई चार्ज करो फीस। मैंने उसके लिए मना किया। मेरा एक ही है, ये जो हम वीडियोस बनाते हैं वो हर विद्यार्थी तक पहुंचने चाहिए। तो जो भी बीकॉम का स्टूडेंट हो, जो बीकॉम थर्ड ईयर का स्टूडेंट हो, उसको आप आगे से आगे शेयर करें, सब तक पहुंचे। और साथ ही अगर आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत आए तो मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर हैं, तो आप उसमें मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूट्यूब में जो कमेंट होता है उसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। साथ ही मैंने आप लोगों से कहा था, जिसको आपने बहुत अच्छे से पूरा भी किया है, पिछला जब मैंने वीडियो पुटअप किया तो उसमें मैंने ये कहा था कि भाई जो स्टूडेंट इसको देख रहा है वो कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब में जो कमेंट होता है उसमें अपना नाम लिख दें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखे, तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, बच्चे इसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और इसे सीख रहे हैं। देखिए, एक बहुत आसान तरीका है, इसीलिए हमने इसको कोशिश किया है। इसकी सबसे अच्छी विशेषता है कि आप इसको कभी भी देख सकते हो, है ना। तो इसका फ़ायदा उठाते हैं। और चूँकि अभी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, हो सकता है कॉलेज कब तक स्टार्ट हो हमें पता नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप अगर इससे जुड़े रहेंगे तो आपकी जो क्लास है वो लगातार चलती रहेगी। आपको कभी भी ये नहीं होगा कि हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो हम लगातार इसको आगे बढ़ाएंगे, तो कृपया जुड़े रहें, इससे लगातार से बने रहें। चलें आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को पिछला जो पार्ट था उस पर एक बार मैं बता देता हूँ। हमने सबसे पहले गुडविल के बारे में पढ़ा था कि गुडविल क्या होती है, उसका मेन पार्ट क्या होता है, गुडविल क्यों इम्पोर्टेंट होती है ना। ये सारी बातें हमने की थी। हम अब उसके बाद में हमने एडजस्टेड प्रॉफिट, तो उसमें मैंने आपको सिखाया कि एडजस्टेड प्रॉफिट बिज़नेस का प्रॉफिट देखना होता है, कि जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि बिज़नेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है, क्योंकि गुडविल जो है वो प्रॉफिट से रिलेट होती है। अगर किसी बिज़नेस में प्रॉफिट होता है तो गुडविल होती है, अदरवाइज़ नहीं होती है। दूसरा हमने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट पढ़ा था। उसमें हमने ये देखा कि जो प्रॉफिट सिर्फ एडजस्टेड प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें तो वो प्रॉफिट चाहिए जो फ्यूचर में भी हमारे लिए रहेगा। तो फ्यूचर प्रॉफिट की जो हम एस्टिमेट करते हैं, यानी फ्यूचर की सारी जो घटनाएं हैं उनको भी उसमें एडजस्ट कर दिया जाता है, वो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हो जाता है। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, आगे के स्टेप्स देखते हैं क्या क्या कैलकुलेशन और इस जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है उसके अंतर्गत हमें करनी है। देखें अपने स्क्रीन पे, सबसे पहले मैं आप लोगों को हेडिंग से पढ़ते हुए चलता हूं ताकि आप भी मेरे साथ देखते चले। आज हम पढ़ने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पार्ट 2। ठीक है, आप ये जो पढ़ाई कर रहे हैं वो ई स्कूल, अपना जो यूट्यूब चैनल है
उसके माध्यम से आप कर रहे हैं। मैं इसे यूट्यूब चैनल नहीं कहूँगा, अपने आप में ये स्कूल है। हम कोशिश करेंगे इसमें लगातार आप लोगों को इस स्कूल में पढ़ाने की, है ना। उसके बाद में आप यहाँ पे देखें, हेडिंग से शुरू कर देते हैं। सबसे पहली कैलकुलेशन आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आप देखें पीछे ये शब्द आ चुका है एवरेज प्रॉफिट, और उस समय हमने सीधा नाम देखा था। आज हम उसका फॉर्मूला देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है वो आप जानते हैं। जब हम बहुत सारे ईयर्स का जब हमारे सामने प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं, उन सभी ईयर्स के प्रॉफिट को जोड़ते हैं और जितने ईयर्स हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स का उसमें डिवाइड कर देते हैं। तो ये तरीके से हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। वो ही ठीक तरीका इसमें लगाया गया है। पर एवरेज प्रॉफिट में दो तरह के प्रॉफिट इसमें हमारे सामने हैं। आप देखें, सबसे पहला है आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला जल्दी से आप देखें, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट ऑल ईयर्स। यानी एडजस्टेड प्रॉफिट आपने देखा था ऊपर, हम प्रॉफिट एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो उसमें जैसे 5 साल का दे रखा है अपने को, तो 5 साल का एडजस्टेड प्रॉफिट जो है उसकी टोटल यहाँ पे लिखेंगे, टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर ऑल ईयर्स। क्लियर। और उसके बाद में नंबर ऑफ़ ईयर्स से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा सबसे पहला काम होगा, और ये करते ही हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर्मूला एक बार जल्दी से वापस देख लें। बिल्कुल, चलें अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला याद करना है, ये ध्यान रखना है जितनी भी चीज़ें इसमें आ रही हैं अब वो सारी आपको एकदम याद होनी चाहिए, ठीक है। और उसकी परीक्षा भी मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ज़रूर ले लूँगा कि आपने कितना याद किया और कितना याद नहीं किया, ये भी आप पक्का रहें। अब आप देखें, अगला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या है, जब मान लो प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड शो करता है, यानी बढ़ते हुए क्रम में हो या प्रॉफिट घटते हुए क्रम में हो, है ना। इंक्रीजिंग ट्रेंड और डिक्रीजिंग ट्रेंड दो तरह के ट्रेंड्स होते हैं। तो अगर प्रॉफिट बढ़ते हुए क्रम में हो या घटते हुए क्रम में हो तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज़ में लिया जाता है। जैसे मान लो पहले साल का प्रॉफिट 10,000, दूसरे साल का 20,000, फिर तीसरे साल का 30,000, ऐसे बढ़ रहा है, तो बढ़ती हुई सिचुएशन में हम वेटेड एवरेज लेते हैं। इसमें देखिए, आप इसमें लिखा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसमें प्रॉफिट लेते हैं। क्लियर। और इसकी जो मल्टीप्लाई है वो हम वेट से करते हैं, ठीक है, जिसको हम भार बोलते हैं। वेट का मतलब यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 ऐसे वेट दिए जाते हैं, तो वो हमें ही लिखना होता है वेट। तो 1 2 3 4 से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद में आप देखें, इसमें हमने इसको शॉर्ट में भी लिखा है P इंटू डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है। P यानी प्रॉफिट हो गया, W यानी वेट हो गया, P और W की गुणा करेंगे और उसमें सिग्मा W यानी W का टोटल से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से आप ये देखें, हमारे दोनों प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा, सिंपल प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये दो आप एक बार वापस मेरे सामने देख लें, ये दो तरह के प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। अब अपने आगे बढ़ते हैं इसमें अगली कैलकुलेशन के लिए। ये अपना नेक्स्ट सेगमेंट यहाँ पे आ जाता है। ये लिखा है, अब ये देखो, ये अलग से एक इन्फॉर्मेशन है, मतलब आप लिंकअप नहीं है, पर ये हमारे काम में आने वाली इन्फॉर्मेशन है, तो ध्यान से देखें। इसमें लिखा है डेप रेट्स ऑफ एसेट्स। डेप रेट ऑफ एसेट्स का मतलब हो गया कि आपके यदि प्रश्न में कोई डेप रेट नहीं दे रखी है, अब डेप रेट तो हमें चाहिए होगी क्योंकि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करना होता है, तो रीवैल्यूएशन होता है तो उस पर डेप भी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वो कहता है कि यदि आपके प्रश्न में डेप रेट न दे रखी हो तो हमें जो डेप रेट यूज़ में लेनी है वो ये होंगी, ठीक है। सबसे पहले लैंड यानी ज़मीन, भूमि, उस पर कोई डेप नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नील। ज़मीन पे कोई डेप नहीं लगेगा, इसलिए हो गया नील। उसके बाद में बिल्डिंग, बिल्डिंग पे आपको जो डेप लेना है वो हो गया 10% पर एनम, बिल्डिंग पे 10% लेना है। प्लांट एंड मशीनरी, इस पे आपको लेना है 15% पर एनम, प्लांट एंड मशीनरी पे 15%। मोटर व्हीकल, इस पे भी आपको 15% लेना है। क्लियर। और उसके बाद में फर्नीचर, और इस पे आपको लेना है 10% पर एनम।
तो ये इस तरीके से आप डेप रेट इसमें यूज़ करेंगे। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, और इस तरीके से इनको याद रखना है। बस देखिए, आप नोटिस करें इसमें बिल्डिंग और फर्नीचर जो है, बिल्डिंग 10%, फर्नीचर 10%, तो ये दोनों तो एक साथ हो गए 10-10%, और प्लांट और मशीनरी जो है वो आपके हो गया 15%। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। ये हमारे काम में आएंगे जब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये अब हम अगली कैलकुलेशन ले रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बच्चों, गुडविल कैलकुलेशन में हमने स्टार्ट में ये बात पढ़ी थी कि हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट दो बेस पर आप इसको गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। याद है ना, पढ़ा था। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले। इस क्रम में चलते रहो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हम कंप्लीट सिलेबस करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पहले तो आप इसको हेडिंग को अंडरलाइन कर देता हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट को हमने कहा एसपी। सुपर प्रॉफिट जो होता है उसका फॉर्मूला आप देखें, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। जो हमने कैलकुलेट करना सीखा था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं। एवरेज यानी कुछ समय का होगा, एक्चुअल में आपने पहले देखा हुआ है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये नया शब्द है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारे सामने, हमें कैसे कैलकुलेट करना है वो इसके जस्ट नीचे लिखा है। यानी सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हुआ एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट यानी एपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यानी एनपी। तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। और वैसे मैंने आपसे कहा था, जब भी मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वो ही सुपर प्रॉफिट कहलाता है। सुपरमैन क्या होता है? जो मैन से बढ़कर होता है। उसी तरह से नॉर्मल प्रॉफिट से जो बढ़कर है वो आपके हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? बराबर चल रहे हो मेरे साथ? यस, वेरी गुड। अब उसके बाद में आपके आता है एनपी, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? इसके अंतर्गत हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये नया शब्द है। वैसे आप जो बीकॉम फाइनल ईयर में उन्होंने ये शब्द ज़रूर देखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसको अपने को अभी सीखना है। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। एनआरआर का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इन दोनों की गुणा करनी है, बट्टे 100 करना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो आपका होता है उसका फॉर्मूला हो गया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। याद रहेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। या इसको नॉर्मल आप ऐसे भी कह सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। एनआरआर परसेंटेज में होता है, परसेंटेज में होता है तो अपॉन में बट्टे 100 आएगा ही। तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो ये दो बातें आप लोगों के हो गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपके देखिए लिखा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैलकुलेशन कैसे होती है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक की बात रिवाइज कर लो। सुपर प्रॉफिट हो गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट हो गया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। ये देखो प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी तक हम एवरेज तक नहीं पहुँचे हैं, ये सिर्फ क्या है, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में आपके देखें कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले आपके इसमें हेडिंग जो लिखी है वो लिखी है सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, सन्ड्री एसेट्स। तो एसेट्स जो हैं वो अपने को इसमें लिखनी है। कौन कौन से एसेट्स है, कैसे लिखनी है वो भी आप देख लें। सबसे पहले आपके देखो इस पर लिखा है फिक्स एसेट्स। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट बात लिखी है वो है एट रियलाइजेबल वैल्यू। यानी फिक्स एसेट्स लिखनी है लेकिन उसका जो प्राप्त हो सकने वाला मूल्य लेना है। देखो ये एक चीज़ और समझ लो, ये टर्म है रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपने एक स्कूटर ख़रीदा, वो आपने 5 साल पहले 50,000 में ख़रीदा। आज अगर उसको बेचने के लिए जाओगे तो उसकी कितने रुपए मिल जाएंगे, वो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू होती है। तो कोई भी एसेट्स हो उसकी एक रियलाइजेबल वैल्यू होती है, यानी आज अगर उसको बेचते हैं या कुछ उपयोग करते हैं तो उसकी वैल्यू कितने की होती है, तो वो रियलाइजेबल वैल्यू।
तो फिक्स एसेट्स यानी सारी फिक्स एसेट्स लेनी है एट रियलाइजेबल वैल्यू। उसके बाद में करंट एसेट्स एट आफ्टर प्रोविज़न, करंट एसेट्स लेनी है, उसमें प्रोविज़न कर देना है। प्रोविज़न का मतलब यदि कोई मूल्य बढ़ गया है तो बढ़ा दो और घट गया है तो घटा दो, उसमें डैप नहीं होता, केवल ये इतना ही। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स का मतलब स्टॉक मुख्य रूप से, और डेटर, दो बातें आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद में आपके लिखा है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि आपके जितना भी व्यापारिक विनियोग हैं वो भी इसमें लिए जाएंगे। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क एट रियलाइजेबल वैल्यू, पेटेंट और ट्रेडमार्क यदि रियलाइजेबल वैल्यू है उसकी तो उस आधार पर उसको भी अपने को लेना है, ठीक है। तो ये आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब उसके बाद में आपके लिखा हुआ है फिक्टिशियस एसेट्स शैल नॉट बी कंसिडर्ड, फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लेना होता है। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है ये आप लोगों को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। हिंदी शब्द होता है इस फिक्टिशियस एसेट्स का कृत्रिम संपत्तियाँ, यानी जो संपत्ति नहीं है लेकिन उसको संपत्ति माना जाता है। इसके एग्जाम्पल में जैसे एडवर्टाइजमेंट पे जो बड़ा कैंपेन होता है उसका कोई खर्च है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर है ना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये सारे फिक्टिशियस एसेट्स के हैं, एग्जाम्पल्स हैं। अंडर राइटिंग कमीशन, ये सारी चीज़ें यदि प्रश्न में हो तो आपको उसको नहीं लेना है, यानी इसमें आप देखो शैल नॉट बी, यानी उसको नहीं लेना है, ठीक है। आपको याद रखनी है फिक्टिशियस एसेट्स, वापस रिपीट कर देता हूँ। अंडर राइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, एडवर्टाइजमेंट का जो बड़ा कैंपेन होता है वो, और एक और इम्पोर्टेंट है पी एंड एल लॉस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस आपने पता होता है। तो प्रॉफिट तो क्या हो जाता है, लाइबिलिटीज़ में चला जाता है, और जो एसेट्स में पी एंड एल लिखा होता है वो लॉस होता है। तो ये आपके फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं, याद रखना है, उनको नहीं लेना है, शैल नॉट बी कंसिडर्ड। आगे बढ़ते हैं। ये तो थी जोड़ी जाने वाली बातें, तो आप मुख्य रूप से इसको देखिए, शॉर्ट में समझ लें। सारी एसेट्स जोड़ी है, फिक्स एसेट्स ले लिया एट रियलाइजेबल वैल्यू, करंट एसेट्स ले लिया, इन्वेस्टमेंट जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो लेने हैं, और पेटेंट ट्रेडमार्क भी लेना है। लेना क्या नहीं है, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेनी है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है। याद करना है, ये सारे स्टेटमेंट आपको याद होने ही चाहिए, तब आप थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाएंगे। लेस, घटाना क्या है, लेस आपको करना है ऑल करंट लाइबिलिटीज़, जितनी भी करंट लाइबिलिटीज़ हैं उनको घटा देना है। ऑल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, जितनी भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं उनको घटा देना है। ऑल शब्द में सारी आ गई। करंट लाइबिलिटीज़ आपको पता है कौन सी होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ क्या होता है वो आपको पता है, लोन जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं वो सब। प्रोविज़न फॉर टैक्स लेस कर देना है। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन इफ़ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स नॉट गिवन, यानी अगर ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यदि मान लो एसेट्स का रियलाइजेबल वैल्यू दे रखा है तो आपको डेप्रिसिएशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, मतलब ये जो क्या बोलते हैं ना, प्रोविज़न फॉर डेप लेने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि रियलाइजेबल वैल्यू पहले से ले रहे हैं। अगर रियलाइजेबल वैल्यू ना दिया हुआ हो तो अपने को क्या लेना होता है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन लेना होता है। इफ़ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स नॉट गिवन, क्लियर। उसके बाद में आपके है फंड फॉर फ्यूचर लाइबिलिटीज़। यहाँ पे आप देखें, अगर आपको कोई फ्यूचर लाइबिलिटी है उसके लिए फ़ंड चाहिए तो वो भी इसके अंतर्गत आएगा, जैसे पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी फंड। तो पीएफ भी, यानी इनके लिए अगर आपको इन फ्यूचर कोई फ़ंड चाहिए तो आप उसको लेस कर दें यहाँ पे। तो ऐसा करने से आपके आ जाएगा, जो नाम है वो ध्यान से आप एक बार देखें, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक आसान शब्द आप ऐसा समझे, वो पैसा जो आपके बिजनेस में लगा हुआ है वर्तमान में, वो कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाता है, ठीक है। यानी जितनी भी आपके एसेट्स है उसमें से लाइबिलिटीज़ घटा देंगे तो जो डिफरेंस होता है वो आपका पैसा होता है जो लगा हुआ होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यानी वो पैसा जो बिजनेस में लगा हुआ है वो आपके कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाता है। तो ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। लेकिन हमें जो आपने देखा, जो फॉर्मूला था नॉर्मल प्रॉफिट का, उसमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो वो कैसे आएगा वो हम अभी देखते हैं। लेकिन आप एक नोट जो इसके अंतर्गत लिखा है उसको आप ज़रूर पढ़ लें।
उसमें लिखा है यदि स्थायी संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर लिया जाता है तो चिट्ठी में दिए गए मूल्य हास आयोजन की राशि को संपत्तियों के योग में से नहीं घटाया जाएगा। ये बात आ गई थी ऊपर कि यदि आप रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स लेते हो तो डैप लेस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप आराम से याद रखें, मैं आपको कह देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना इसका, तो उससे क्या होगा कि आप इसको आराम से याद कर पाओगे। जितने भी स्टेटमेंट आ रहे हैं ना, आप सभी बच्चे ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, तो वो आपके पास सेव रहेगा, तो वो 4-5 स्क्रीनशॉट होंगे, सारे नोट्स आएंगे, उसको आप याद रख सकते हैं। क्लियर? और उसको स्क्रीनशॉट को प्रिंट लेके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो ये एक आसान तरीका रहेगा मेरे हिसाब से, आप उसको थोड़ा सा कोशिश करना कि अच्छे से याद कर सको। स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट निकाल के फाइल में लगा लिया, इससे अच्छा काम कोई नहीं हो सकता है। आप जब भी चाहें उसको पढ़ सकते हैं, और ये बात कन्फर्म है, इससे अलावा कुछ नहीं होता है। जो मैंने बता दिया इसमें वो कन्फर्म है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, है ना, ताकि आपके पास लगातार वीडियोस आते रहेंगे। मैं आपको ये बात भी अश्योर कर चुका हूँ, हर 1-2 दिन के गैप से मैं वीडियो दूंगा। गैप सिर्फ इसलिए है ताकि आप लोगों को एक समय मिल सके उस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ के पढ़ने के लिए। आगे हम क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे, तो आप कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आप किताबें अगर कहीं से भी आपके पास अरेंज हो सकती हैं, है ना, तो वो भी आप कर लें, तो हम अच्छे से बेहतर पढ़ पाएंगे। और जितने स्टूडेंट जुड़ सकते हैं अपने इस क्लास से, उतने उस स्टूडेंट्स को जोड़े, सबको फ़ायदा मिलना चाहिए। आज की स्थिति ही ऐसी है कि चूँकि घर बैठ के पढ़ना है, तो हम सब लोगों तक ये पहुंच सके तो एक अच्छा काम होगा। मैंने भी इसी को ध्यान में रख के ये कार्य शुरू किया ताकि हर बच्चा जो घर बैठा है वो कम से कम पढ़ाई कर सके। मुझे लगता है इससे हमारा जो डाइवर्जन है वो भी थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ वापस आएगा, हम एक अच्छा महसूस करेंगे। क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जब हम एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है ना, तो वो सबसे अच्छा महसूस करता है, और जब वो पढ़ाई नहीं करता है तो कैसे भी हो वो उतना अच्छा महसूस नहीं करता है। तो ज़रूर आप लगातार पढ़ते रहें। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब आपके देखें ये यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के 3 फॉर्मूले हैं। घबराना नहीं है बेटा, एक ही है ना, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैलकुलेट किया था ऊपर। क्लोजिंग का मतलब वर्ष के अंत में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। हमें ना तो स्टार्ट का चाहिए ना एंड का चाहिए, हमें एवरेज चाहिए। तो एवरेज कैसे आएगा वो आप इस फॉर्मूले में देखें। हेडिंग को अंडरलाइन करता हूँ, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ए फॉर्मूला। तीनों एक ही हैं, इन सब के बीच में आप और लगा दें तो भी कोई इशू नहीं है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है ओपनिंग सीई यानी कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन 2, तो एवरेज हो जाएगा। अब प्रश्न वही है, कौन सा? ओपनिंग का है। ठीक है, ओपनिंग दिया हुआ हो तो बेहतर है, नहीं दिया हुआ हो तो क्या होगा वो अगले फॉर्मूले में आ जाएगा। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस 1/2 करंट ईयर प्रॉफिट, ओपनिंग दिया हुआ हो तो उससे आपके एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अगर ओपनिंग ना हो, कौन सा हो? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। अभी हमने कौन सी कैलकुलेशन सीखी थी? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। उसमें से अपने को लेस करना है, क्या लेस करना है? 1/2 करंट ईयर प्रॉफिट, CYP। 80 शब्द यहाँ पे और यहाँ पे लिखा है, यानी आफ्टर टैक्स है। तो मूल रूप से आप समझने की कोशिश करें कि ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है, उन दोनों में डिफरेंस करंट ईयर प्रॉफिट का होता है, बस और कुछ नहीं। यानी अगर आपके पास, ध्यान से सुनना बेटा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हो, उसमें से आप प्रॉफिट घटा दो तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा। क्लियर? और ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड हो, उसमें प्रॉफिट जोड़ दो, करंट ईयर का प्रॉफिट, तो क्लोजिंग बन जाएगा। क्लियर? तो पूरा जोड़ने से या पूरा घटाने से तो अपने को ओपनिंग क्लोजिंग मिलेगा, हमें चाहिए एवरेज। इसलिए यहाँ पे देखो शब्द लगा है आधा, या तो आधा जोड़ो और या आधा घटाओ। ओपनिंग है तो उसमें आपको प्लस करना है 1/2, तो एवरेज आएगा। क्लियर?
मिटने दो, फिर आगे बढ़ते हैं। और अगर आपके क्लोजिंग है तो उसमें घटाना है 1/2, इतना ही तो याद रखना। ओपनिंग में 1/2 जोड़ना है, क्लोजिंग में 1/2 घटाना है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है, ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बहुत लंबी क्लास नहीं हुई है बच्चों अभी तक। आप, मुझे पता है आप लोगों की कैपेसिटी है 1 घंटे तक आप क्लास में बैठ सकते हो, तो उतनी तो नहीं है, अपने तो आधे घंटे की क्लास है, तो ज़रूर आगे बढ़े। देखें एक बार, ये एक और चीज़ अपने को सीखनी है बेटा, ये है कैपिटल एम्प्लॉयड अल्टरनेटिव मेथड। जो ऊपर हमने कैपिटल एम्प्लॉयड देखा था ना, उसी का ही अल्टरनेटिव तरीका है। आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब प्रश्न आता है कि अल्टरनेटिव क्या सीखना ज़रूरी है, कि जब हमने वो सीख लिया तो ये क्यों सीखे। देखो, कुछ क्वेश्चन में आपके इन्फॉर्मेशन जो होगी वो सपोर्ट करेंगे कि हम पहले वाली मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, और कुछ आपके क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हमारी मजबूरी होगी कि हमें अल्टरनेटिव मेथड को यूज़ में लेना होगा। इसलिए हमें दोनों ही मेथड आने तो चाहिए। तो इस मेथड में आपको क्या करना है वो भी देखें। इस मेथड में आप देखें, सबसे पहले मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर रहे हैं, अल्टरनेटिव मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे, फिर उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जोड़ देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ देंगे, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन जोड़ देंगे, और प्रॉफिट फ्रॉम P&L जोड़ देंगे। ये 4-5 चीज़ें आप जब जोड़ देते हो, उसमें से अपने को कुछ चीज़ें घटानी है। एक बार इसको आप वापस देख लें। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट फ्रॉम P&L, इन 5 चीज़ों को जोड़ना है और इसमें से घटाना है। क्या घटाना है? लेस करना है अपने को लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। ये जब आप करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जिसको हम कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, आ जाएगा। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। सभी चीज़ें मैंने 2-2 बार बोल दी है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ये आपकी स्क्रीन को मैं पूरा ले लेता हूँ, थोड़ा सा ये कट रहा है, बस आप इतना याद रख लेंगे। सामने अब जो दिख रहा है वो कंप्लीट है। 5 चीज़ें जोड़नी हैं, 3 चीज़ें घटानी हैं, तो आपके आ जाएगा CCE, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड विद अल्टरनेटिव मेथड। तो ये आपकी कैलकुलेशन इसमें करनी है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, उससे थोड़ा सा आपको याद रह जाएगा। पहली वाली जो मेथड थी उसमें हमने सारी एसेट्स जोड़ी थी और उसमें करंट लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ घटाए थे। इन शॉर्ट ये था। इसमें हम क्या करते हैं, ना तो एसेट्स को काम में ले रहे हैं, ना लायबिलिटीज़ को ले रहे हैं। हम रिजर्व शेयर होल्डर्स फंड, एक शब्द होता है, उसको काम में ले रहे हैं। तो इसमें आप इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और लॉस फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम P&L, ये जो शेयर होल्डर्स के जो फंड होते हैं ना, उसकी पार्ट होते हैं, तो वो सारी चीज़ें ले रहे हैं। इसमें से लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है, फिक्टिशियस एसेट्स है और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, उनको घटाया जाता है। फिक्टिशियस एसेट्स मैंने आपको बताई थी, एक बार इस वीडियो को देखो। एक और चीज़ मैं बता दूं, इस वीडियो को आप 2 बार देखोगे ना तो ये दिमाग में एकदम पक्का सेट बैठ जाएगा। आप देखो, अपने आप में रिवीजन है ना। और स्क्रीनशॉट लेके सारी चीज़ें रखो, तो उसको आप जब भी बैठो तो एक बार रीड कर लो, अच्छा ये इसमें ही आता है, इसमें ही आता है। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का एक अच्छा उपयोग हो जाएगा, है ना। और आगे बढ़ते हैं, चले। ये समाप्ति पे आ गए हैं, अब लास्ट है, आप आराम से इसको देखें। NRR शब्द लिखा था, उसका फुल फॉर्म लिखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। NRR क्या होती है? जब एक बिज़नेस स्टार्ट होता है तो उसमें कितना प्रॉफिट नॉर्मली उसको कमाना होता है, वो NRR होती है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उसको कहा जाता है। जैसे मान लो कोई बिज़नेस स्टार्ट हुआ तो उसमें मिनिमम इतना प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। तो इसका एक्चुअली कोई बहुत बड़ा बेस नहीं है। अगर कभी नहीं हो तो इसको कुछ लोग ऐसे कहते हैं, कुछ विद्वान का मानना है कि जैसे मान लो वो पैसा 10 लाख रुपए लगा के आपने बिज़नेस स्टार्ट किया,
अगर आप उसको किसी बैंक में जमा कराते तो 8% आपको ब्याज मिलता, या किसी दूसरी कंपनी में लगाते हो तो उसमें आपको 15% का प्रॉफिट होता है, या कुछ मतलब ऐसा कंपैरिजन देखते हैं कि भाई अगर तुम बिज़नेस ना करते, इसके अलावा कोई कहीं और पैसा लगाते तो तुम्हें इतना पैसा तो मिल जाता। वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है, ठीक है ना। इसे कई बार कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी देखा जाता है। तो वो NRR हो गई। उसके बाद में देखो आप इस फॉर्मूले में आप आ जाएं तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको पता रहेगा क्या होता है, यानी एक सामान्य तौर पर उस तरह के बिज़नेस को प्रॉफिट कमाना चाहिए। इसमें ये भी एक और सेकंड पॉइंट ये भी हो जाता है कि मान लो ऐसा कोई बिज़नेस आपके है जो पहले भी दूसरे लोगों ने वैसा बिज़नेस स्टार्ट कर रखा है, तो वो लोग कितना प्रॉफिट नॉर्मली कमाते हैं, वो प्रॉफिट आपके नॉर्मल प्रॉफिट होता है, जिसको हम NRR कहते हैं। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे पढ़ने के लिए पीछे बस सिर्फ इतना ही है कि उसमें प्लस रिस्क फैक्टर करना होता है। रिस्क फैक्टर यानी कुछ ये रिस्क फैक्टर की जो परसेंटेज है वो 5% होते, 0.5%। कभी तो 0.5% घटाना है और कभी 0.5% बढ़ाना है, ऐसा प्रश्न में आता है। जब आएगा तो हम उसको और डिटेल में देखेंगे, पर आप याद रखना रिस्क फैक्टर यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है एज़ पर द रिस्क, इसलिए वो जोड़ देते हैं। तो NRR ये आपके इस तरीके से आ जाती है। तो बच्चों आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। हमने अपनी यहाँ तक की जो थियोरेटिकल पार्ट थे वो सीख लिए हैं, बहुत सारी बातें अब तक आ चुकी हैं, है ना। तो आप लोग उसको जल्दी से रिवाइज करें। ये अपना सेकंड वीडियो था, यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब अगली क्लास में भी रूल्स हैं। अभी ये 3 आप समझ लें 3 वीडियोस जो इसके होंगे उसमें रूल्स कवर हो जाएंगे, और उसके बाद में हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस स्टार्ट कर देंगे। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले मेरी शर्त, आप लोगों को पता है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, लगातार इस सीरीज़ से जुड़े हुए हैं, वो लोग पहले के सारे वीडियोस क्रम से देखते हुए चले, पूरा वीडियो देखें, है ना। कोई क्वेश्चन हो तो मैंने आपके स्टार्ट में स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है मेरा, वो व्हाट्सएप नंबर है। आप उस पर मैसेज लिख के मुझसे पूछ सकते हैं कि वीडियो जो 2 नंबर वीडियो 3 नंबर वीडियो इसमें जो आपके बताया था इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ साथ में कह देता हूँ बच्चों, मैं अपनी तरफ से पूर्ण रूप से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊँ। और चूँकि आमने सामने बैठ के पढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा है, वरना तो मैं आपको पढ़ाता, लेकिन मैं इसी को ही आमने सामने समझ रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे इंटरेक्ट अच्छे से हो पाए। तो आप किसी भी माध्यम से मेरे से संपर्क करें, आप कमेंट में लिखें या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप करें, कोई भी मैसेज करें, तो पता रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और आपका कोई सजेशन हो, आपको लगता हो कि सर ये भी हमें होता तो बेहतर होता, तो मैं वो भी करने की कोशिश करूँगा। लेकिन हम सबका एक ऑब्जेक्टिव ज़रूर होना चाहिए कि घर पे टाइम वेस्ट ना करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को आगे अब बढ़ाएं, ताकि जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। मैंने हमेशा कहा है एक स्टूडेंट तभी खुश रह पाता है, मतलब वो कहते हैं इंटरनल जो सेटिस्फेक्शन है वो तभी मिलता है जब वो पढ़ाई करता है। तो लगातार जुड़े रहें, पढ़ाई करते रहें। चलें, बाय। आज की क्लास समाप्त करें।